देखिए पहले आप लोग को इन्फॉर्म कर दिया गया था कि हम लोग टेस्ट लेंगे, और टेस्ट किस में, आपका मॉक टेस्ट होगा। अब मॉक टेस्ट का मतलब समझते हैं, आपको सवाल पूछा जाएगा, आपको आंसर देना है ना। अब उसी फॉर्मेट में आपका ज्यादातर फंसता है। देखिए सब्जेक्टिव में कुछ ना कुछ आप लिख के आ जाते हैं, लेकिन एमसीक्यू में क्या प्रॉब्लम होता है, आपको वही लिखना है जो आप आंसर है। अगर गलती से भी गलती लिख दिया तो आपका नंबर कटेगा ही कटेगा। नेगेटिव नहीं है, आप भी जानते हैं नेगेटिव मार्किंग नहीं होता है, लेकिन गलत तो गलत होता है। तो उसी फॉर्मेट में हम लोग रेडी कर रहे हैं, सवाल को कैसे पूछेंगे या नहीं पूछेंगे। तो आप लोग जान रहे हैं कि सवाल हम लोग का, बोलो चैप्टर कहाँ से रहेगा, जे प्रक्रम, ठीक है। और जे प्रक्रम से रहेगा तो वहां कैसे स्टार्ट करेंगे, सवाल बाय सवाल। तो बोलिए नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं। जो स्टूडेंट को यहाँ बुलाया जाएगा आप यहाँ जवाब देते चलिएगा। हाँ, आप लोग के लिए थोड़ा खेद है कि 2 माइक नहीं है, एक ही माइक है, तो एक ही माइक से काम चलाना पड़ेगा। हम यहाँ बोलते हैं, फिर आपका आंसर वैसे ही देना पड़ेगा। आप क्या बोले नहीं बोले देखते हैं। चलिए शुरू किया जाए। चलिए तो माइकल, पहला सवाल आपके सामने आता है कि कौन सा एंजाइम इम्लीकृत वसा का क्या करता है, पाचन करता है। चारों ऑप्शन आपके सामने है, क्या है, पेप्सिन, ट्रिप्सिन, लाइपेज, इनमें से कोई नहीं, क्या हो जाएगा बोलो। तो ऑप्शन नंबर कौन सा, सी, बोलो सी सही बोल रहा है, लाइपेज होगा। क्या होगा, लाइपेज, है ना। सेकंड सवाल इसी तरह चलते हैं कि देखिए सामान्य परिकुंचन रक्त दाब होता है। जो रक्त दाब हम लोग का होता है सामान्य तौर से, जो हम लोग के शरीर में ब्लड प्रेशर वाला रक्त दाब होता है ना, परिकुंचन, तो बोलो कितना एमएम होता है, 80 एमएम, है ना, 100 एमएम, 120 एमएम या 130 एमएम। 120 एमएम, कौन सा ऑप्शन सही बोल रहा है, 120 एमएम, ऑप्शन नंबर क्या, सी, है ना। चलिए इसी तरह आप चीजों को अच्छे से देखते गए, प्रैक्टिस करते गए, आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है, दिस प्रैक्टिस सेशन चलेगा। सवाल नंबर 3, आपसे 3 इसीलिए पूछा जा रहा है क्योंकि एक पहले ही प्रैक्टिस हो चुका है ना, इसलिए 2 सवाल पूछा जाएगा। पतियों में प्रकाश संश्लेषण द्वारा, पतियों में होता है प्रकाश संश्लेषण द्वारा बना भोजन पादप के अन्य भागों में किसके द्वारा भेजा जाता है, अन्य भागों में भेजा जाता है ना। असल में ये चैप्टर फिर कहाँ पढ़ना है, आपका चैप्टर कौन सा, 6 में पढ़ना, नहीं किस में, क्लास 10 में पढ़ना है। नियंत्रण एवं समन्वय, नियंत्रण एवं समन्वय में देखा जाएगा। तो बोलो जब भोजन के यहाँ से वहां पहुंचाता है, कौन 9th क्लास में और आप लोग 9th क्लास में भी पढ़ चुके हैं। 9th क्लास में क्या पढ़ चुके हैं, जो उत्तक वाला चैप्टर है ना। तो बोलो पादप में कितना तरह का उत्तक होता है, 2 मेन, एक जाइलम एक फ्लोएम। आप सबका अपना अपना क्या काम होता है पता है। तो यहाँ क्या बोला, क्या पहुंचाने के लिए, बोलो बना भोजन, पादप, बोलो भोजन तो ऊपर बनता है, लेकिन अन्य भागों तक पहुंचाने के लिए बोलो किसके द्वारा भेजा जाता है, किसके द्वारा भेजा जाता है, जाइलम द्वारा या फ्लोएम या बोलो रंध्र द्वारा, इनमें से सही नहीं, बोलो क्या हो जाएगा, फ्लोएम। ऐसे याद रखने के लिए बोला था, क्या फ्लोएम, क्यों, ऑप्शन नंबर बी, फा से फ्लोएम, फा से फूड, फूड मतलब भोजन, जो खाना, खाना यहाँ से वहां पहुंचाने का काम करता है, कौन सा उत्तक करता है, फ्लोएम। क्या करता है, फ्लोएम। आप बैठ जाइए, चलिए संजीत खड़ा हो जाइए। जहां गलती लगेगा आप लोग वहां बोलिएगा, है ना। स्टूडेंट लोग जैसे बोले सही है, अगर सही होगा तो मिलाना, नहीं होगा तो सीधा बोलना नहीं है। और आप लोग भी ध्यान दीजिएगा, जो भी है प्रैक्टिस साथ साथ में सुनिए क्या है या नहीं है। हमको शायद लग रहा है कि अगर स्क्रीन नहीं दिख रहा तो नेक्स्ट टाइम से और अच्छा किया जाएगा। चलते चलिए, है ना। जब पौधा में बहुत ज्यादा पानी शरीर में मात्रा में हो जाता है तो बोलो पौधे पानी निकालता है किसके द्वारा, रंध्र या पत्तियों द्वारा, इतना पता है। तो बोलो उस प्रक्रिया को हम लोग बोलते हैं वाष्पोत्सर्जन, है ना, वाष्पोत्सर्जन बोलते हैं। तो बोलिए पौधों में वाष्पोत्सर्जन किस भाग में होता है, पौधों में जो वाष्पोत्सर्जन होता है किस भाग में होता है, जड़ में होता है, तना में, पत्ता में, फूल, बोलिए वाष्पोत्सर्जन जो प्रक्रिया होता है किस भाग में होता है, जड़ में, यही होता है। अगर मेरे पास 20 स्टूडेंट होता है तो उसमें से 15-16 का ही जाता है, 1-2 का ऐसा ही हाल रहता है। आप लोग को पता है कि रंध्र कहाँ पाया जाता है, पत्ता में, और जब रंध्र का मेन काम होता है अंदर बाहर, अभी तुरंत उसको भी समझा है। तो बोलिए मेन, तो बोलो वाष्पोत्सर्जन कहाँ कहाँ होगा, पत्ता में, है ना। सॉरी क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी, क्या हो जाएगा, पत्ता, है ना। पत्ते में जो हम लोग का संरचना पाया जाता है रंध्र वाला, रंध्र का मेन काम क्या होता है, बोलो एक गैस का आदान प्रदान करना, और अगर पूरा पौधों में अगर पानी ज्यादा हो गया तो पौधे का पानी शरीर से बाहर निकालना, कौन सा प्रक्रिया, वाष्पोत्सर्जन। चलिए कृत्रिम वृक्क, देखो कृत्रिम जो वृक्क होता है, देखिए कृत्रिम वृक्क क्या होता है आप लोग अच्छे से पता होगा। कृत्रिम वृक्क जब वृक्क काम ना करने लगता है तो हम लोग क्या बोलते हैं, कृत्रिम वृक्क, हम लोग का ब्लड में जो तरह तरह के कचड़े होते हैं उसको साफ करना पड़ता है, कौन सा वृक्क द्वारा, कृत्रिम वृक्क द्वारा। कृत्रिम वृक्क किन अपशिष्ट पदार्थों को, हम लोग का शरीर में बहुत तरह तरह के अपशिष्ट पदार्थ होते हैं, तो किन अपशिष्ट पदार्थों को रुधिर से क्या अपोहन द्वारा क्या करता है, पृथक करता है, पृथक मतलब अलग करता है। तो बोलो कौन सा अपशिष्ट पदार्थ, बोलो कौन सा। पहला ऑप्शन है नाइट्रोजन, दूसरा क्या है कार्बन, तीसरा क्या है ऑक्सीजन, चौथा क्या है, इनमें से कोई नहीं, इनमें से सभी। तो बोलिए
आपका ऑप्शन क्या हो रहा है? ऑप्शन नंबर क्या? ये सही बोल रहा है। नाइट्रोजन हम लोग का शरीर में ज्यादा मात्रा में ब्लड में हो जाता है, उसको क्या करना पड़ता है? निकालना पड़ता है। और निकालने के लिए हम लोग को पता है कि एक स्ट्रक्चर बना हुआ है जिसको अपना भाषा में तो हम लोग क्या बोलते हैं? किडनी, है ना। उसको अपना भाषा में किडनी बोला जाता है, लेकिन सबसे ज्यादा यूज क्या करता है? इंग्लिश में किडनी है, लेकिन आप लोग हिंदी में क्या लिखते हो? वृक्क। और वृक्क अगर हम लोग का काम ना करने लगे तो हम लोग एक प्रोसेस अपनाते हैं, उसे क्या बोलते हैं? डायलिसिस, है ना। और डायलिसिस एक बोलो जो हम लोग का किडनी जैसा ही काम करता है, लेकिन वो लोग प्राकृतिक तौर से कि कृत्रिम है? कृत्रिम है। क्या है? कृत्रिम। उसी तरह सवाल आगे देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा उभयलिंगी जंतु है? उभयलिंगी जंतु, है ना। चलिए नेक्स्ट राउंड, है ना। इनमें से कौन सा उभयलिंगी जंतु है? उभयलिंगी मतलब आप समझते हैं क्या होता है? सो एक होता है एक लिंगी, एक होता है क्या? उभयलिंगी, है ना। तो बोलिए, पहला ऑप्शन है केचुआ, दूसरा क्या है? मछली, सी नंबर क्या है? शेर, और डी क्या है? बकरी। तो क्या हो जाएगा? बोलिए बोलिए। केचुआ बोलो, ऑप्शन नंबर ये सही बोल रहा है। हाँ, आपको पता होगा कि केचुआ क्यों होगा? क्योंकि केचुआ में दोनों तरह का लिंग होता है, नर का भी और सही बोल रहे? सही बोला है। उभयलिंगी मतलब तो उभय का मतलब कॉमन भी समझता है ना। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट सवाल, दो सवाल सभी स्टूडेंट से पूछेंगे। चलिए अगला सवाल, प्रकृति में ऑक्सीजन का संतुलन कैसे बना रहता है? जो हम लोग का नेचर है उसमें बोलो ऑक्सीजन का संतुलन कैसे बना रहता है? तो बोलो पहला ऑप्शन है संयोजन क्रिया द्वारा, है ना। आप थोड़ा क्वेश्चन ट्विस्ट करेंगे, ट्विस्ट क्यों करेंगे? यहाँ का स्टूडेंट का वैसे पैरामेडिकल पॉलिटेक्निक नहीं निकलता, बोर्ड एग्जाम में वैसे परसेंटेज ठीक है निकलने का कारण क्या? बढ़िया से पढ़िए, चीजों को देखिए, थोड़ा ट्विस्ट रहेगा तो थोड़ा ट्विस्ट नहीं हो जाना। क्या बोला कि प्रकृति में ऑक्सीजन का संतुलन बनाए रखना है या नहीं? तो बोलो कैसे संतुलन बनाए रख सकते? बोलो संयोजन क्रिया द्वारा, बोलो प्रकाश संश्लेषण द्वारा, अपघटन द्वारा, इनमें से कोई नहीं। क्या हो जाएगा? जो प्रकृति में पूरा जो है ऑक्सीजन का संतुलन, ऑक्सीजन बैलेंस में रहे, कम बेसी ना हो, तो बोलो कौन सा प्रक्रिया द्वारा कैसे संतुलन बना रहता है? क्या बोला? बोलो ऑप्शन नंबर ये है ना, संयोजन बोला, सही बोल रहा है। क्या कि क्या होगा? प्रकाश संश्लेषण। क्या कि प्रकाश संश्लेषण जब भी होता है तो बोलो जब प्रोसेस होता है वहां पे ग्लूकोज बनाता है पौधा, कार्बन डाइऑक्साइड बनाता है, कार्बन डाइऑक्साइड, हाँ देखो क्या बनाता है? अरे हम लोग ना कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं, क्या? ऑक्सीजन और क्या? जल। तो बोलो उसका हम लोग का उसका काम ऑक्सीजन नहीं होता, तो ऑक्सीजन क्या कर देता है? छोड़ देता है। तो जब प्रकाश संश्लेषण होता है तभी ना। देखिए एक कॉमन सा सवाल जो आप वही नहीं बोलते, सवाल को प्रोसेस कर नहीं पाता। सोचिए यहाँ प्रैक्टिस अगर इस तरह होता समझ में आता है ना। बैठिए, ऐसे ही आपको चलते चलना है। चलिए अजीत खड़ा हो जाइए। जो मानव हृदय है, मानव हृदय का औसत, औसत मतलब एवरेज, वो प्रकुंचन दाब, कौन सा दाब? प्रकुंचन दाब, जो दाब होता है ना, लगभग कितना? लगभग में बताना कितना है। तो बोलो 140/90, बी में है 200/90, सी में क्या 120/80, और डी में क्या 150 कितना 90। बोलिए कौन सा हो जाएगा? 120 बटा, ऑप्शन नंबर सी, यही बोल रहे हैं। बोलिए सही बोल रहे हैं। क्या हो जाएगा? 120/80। क्लियर है? ये परकुंचन दाब लगभग हमारे शरीर में होता है ना। चलिए नेक्स्ट सवाल, पौधों में श्वसन क्रिया के अंतर्गत, जब पौधा कौन सा क्रिया करता है? श्वसन, है ना। तो पौधा जब भी श्वसन क्रिया करता है उसके अंतर्गत एडीपी के टूटने से, एडीपी क्या होता है? टूटने, जब टूटता है एक ऊर्जा करो, है ना। एडीपी के टूटने से कितनी ऊर्जा मुक्त होती है? तो ऊर्जा को हम लोग किलो जूल में मापते हैं, तो आपको फंसाने के लिए समय किलो जूल दे ही देगा। आपको बताना है एग्जैक्ट कितना किलो जूल एडीपी से टूटने का, जब एडीपी टूटता है तो कितना किलो जूल निकलता है? तो बोलो ऑप्शन नंबर ये है 30.5 किलो जूल प्रति मोल, बी है 305 किलो जूल प्रति मोल, सी है 3.5 किलो जूल प्रति मोल, और इनमें से क्या? इनमें से कोई नहीं। कौन सा ऑप्शन होगा? चलिए तो क्या है इसका आंसर? क्या है? 3.5 किलो जूल पर मोल। तो बोलो ऑप्शन नंबर क्या? सी, सही है। चलिए आगे बढ़े, चलिए आप बैठिए। चलिए देवेंद्र बोलिए, हाइड्रा एक जीव होता है ना। हाइड्रा में प्रजनन, हाइड्रा में क्या? प्रजनन किस विधि से होता है? हाइड्रा में जो प्रजनन होता है, बोलो सभी जीव का प्रजनन करने का विधि एक जैसा है कि अलग अलग है? अलग अलग। तो हाइड्रा में अलग टाइप का होता होगा, जैसे देखिए अमीबा में आप जानते हैं कि द्विखंडन होता है, तो अमीबा का अलग प्रोसेस है। तो इसी तरह बोलिए पहला ऑप्शन क्या है? द्विखंडन, दूसरा क्या है? मुकुलन, सी क्या है? लैंगिक, और बोले डी इनमें से कोई नहीं। तो बोलिए क्या हो जाएगा? मुकुलन। कौन सा ऑप्शन? बोलो ये मुकुलन बोल रहा है, किसका? हाइड्रा में मुकुलन जनन होता है। बोलो सही बोला है गलत? चलिए आगे सवाल बढ़े। देखिए पादप में दो तरह का उत्तक होता है, कॉमन होता है, जाइलम और फ्लोएम। तो पादप में जाइलम
उत्तरदायी है, तो किसके लिए उत्तरदायी है? तो पहला ऑप्शन है जल का वहन करने के लिए, बी है भोजन का वहन करने के लिए, और आपके पास आ गया सी और डी। देखिए क्या है, बोलो अमीनो अम्ल का वहन करने के लिए और ऑक्सीजन का वहन करने के लिए। तो बोलो क्या हो जाएगा? क्या बोला कि जो जाइलम एक उत्तक है, बोलो पौधों में किस लिए उत्तरदायित्व होता है? पौधा में क्या काम करता है? जाइलम का मेन काम क्या होता है? जल का वहन करने के लिए, भोजन का वहन करने के लिए, अमीनो अम्ल का वहन करने के लिए, या ऑक्सीजन का वहन करने के लिए? जल का, कि ऐसे ध्यान में जल बोला, ऑप्शन नंबर कौन सा? ये जल का वहन। क्या कि जाइलम दो तरह का उत्तक होता है, अभी फ्लोएम का पढ़े कि जो भोजन को यहाँ से वहां पहुंचाता है, उसका मेन कौन करता है? फ्लोएम। और जल जो जाइलम होता था, जाइलम का मेन काम क्या होता है? जल को यहाँ से वहां पहुंचाना। क्योंकि जल कहाँ होता है? मेन नीचे, नीचे से ऊपर शरीर का हर अंग तक चाहिए, उसको पहुंचाने का काम मेन कौन करता है? जाइलम। चलिए नेक्स्ट सवाल, खड़ा होइए। मनुष्य में वृक्क, वृक्क का मतलब आप समझते हैं किडनी, है ना? मनुष्य में वृक्क एक अंतर भाग है, एक अंतर का क्या भाग है जो संबंधित है? तो पोषण से संबंधित है, श्वसन से संबंधित है, उत्सर्जन से संबंधित है, या परिवहन से? इसका कहना है परिवहन से संबंधित जो वृक्क है। तो बोलो वृक्क यहाँ से वहां परिवहन का करने का काम करता है। बोलो इसका बोले, ये बोलता है परिवहन, ऑप्शन नंबर डी। बोलो ऑप्शन नंबर डी सही है? नहीं, क्या कि बोलो वृक्क एक कैसा अंग है, कैसा संबंधित अंग है? उत्सर्जन। क्या कि उससे जो हमारे शरीर में तरह तरह के जो अपशिष्ट पदार्थ होते हैं, उसको हम लोग क्या करते हैं? शरीर से बाहर निकालते हैं। क्लियर हो गया? तो क्या हो जाएगा हम लोग का? किससे रिलेटेड? उत्सर्जन, है ना? ये हम लोग का वृक्क किससे रिलेटेड है? उत्सर्जन। तो उस जो संबंधित है किससे? उत्सर्जन से। चलिए नेक्स्ट सवाल, प्रकाश संश्लेषण क्रिया में, जो हम लोग का कौन सा संश्लेषण? प्रकाश संश्लेषण। प्रकाश संश्लेषण क्रिया में ऑक्सीजन बाहर निकालता है या निकलता है? देखो प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया में ऑक्सीजन बाहर निकलता है, तो बोलो कहां से? जल से, कार्बन डाइऑक्साइड से, ग्लूकोज से, या देखो डिक्टियोज में से। तो बोलो किससे निकलता है? कार्बन डाइऑक्साइड से। बोलिए आप लोग प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया, ये अगर क्लास नहीं किया होगा तो आप लोग क्लास किए होंगे, जब प्रकाश संश्लेषण का प्रक्रिया पढ़ाया तो बोलो फॉर्मूला कैसे होता है? कार्बन डाइऑक्साइड लेता पौधा, प्लस क्या लेता है? H2O। बोलो क्लोरोफिल होता है, ऊपर से क्या लेता है? सूर्य का प्रकाश। बोलो टूटता है ग्लूकोज में C6H12O6, फिर क्या जल बनाता है H2O। तो जो जल बना तो किसके कारण जल बना? तो बोलो जल के, सॉरी, और जो वहां पे ऑक्सीजन बना, तो ऑक्सीजन पता है जल, जल का फॉर्मूला क्या होता है? H2O। हाइड्रोजन का अलग अणु टूट गया, ऑक्सीजन का अलग, तो बोलो जल के टूटने से क्या निकलता? ऑक्सीजन। ऐसा ही होता है ना? आपका दोनों का दोनों सवाल क्या हुआ? गलत। और ऐसा ही कीजिए, नहीं पढ़िए, है ना? चलिए बैठिए, चलिए नेक्स्ट उठिए। मैग्नीशियम, हमारे शरीर में देखो तरह तरह के तत्व पाए जाते हैं, पता है ना? और शरीर में तत्व होना क्या है? जरूरी। शरीर में तत्व होना क्या है? जरूरी। जैसे आप लोगों को पता कि आप अगर नहीं बढ़िया बढ़िया पोषण खा लेते, खाना नहीं खाते, तो बोलता है ना रे कैल्शियम का दिक्कत हो गया, आपका आयरन का दिक्कत हो गया, ऐसा सुने है ना? तो मैग्नीशियम पाया जाता है, मैग्नीशियम भी हमारे शरीर में एक तत्व है। तो मैग्नीशियम पाया जाता है कहाँ पाया जाता है? क्लोरोफिल में, पहला ऑप्शन है। दूसरा क्या? लाल रक्त कण में। बोलो सी क्या है? वर्णी लवक में। और डी क्या है? श्वेत रक्त कण में। तो बोलिए कौन सा ऑप्शन होगा? कहाँ पाया जाता है? क्लोरोफिल में, मतलब ऑप्शन नंबर ये, मैग्नीशियम क्लोरोफिल में पाया जाता है। सही है क्या? पक्का? आप लोग श्योर है ना? कैसे भी लग रहा है कि नहीं, वो बोल दिया हम भी यही बोलते हैं, नहीं ना? चलिए चलिए आप लोग भी ध्यान देते चलिए, समझते चलिए, है ना? देखिए अगला सवाल, कवक में, कवक समझते हैं, कवक में पोषण कौन सी विधि है? तो कवक में जो पोषण होता है, पोषण के प्रकार में पढ़े है ना, और तरह तरह के पोषण। तो कवक एक ऐसा होता है उसमें किस तरह का पोषण होता है? पहला स्वपोषण, दूसरा मृतजीवी, समभोजी, और इनमें से कोई नहीं। तो बोलिए क्या हो जाएगा? जो कवक है, तो कवक अपना भोजन कैसे ग्रहण करता है, मतलब कौन सा विधि द्वारा लेता है? तो स्वपोषण है, बोलो स्वपोषी करता है, या मृतजीवी है, या समभोजी, या इनमें से कोई नहीं। क्या हो जाएगा? मृतजीवी, ऑप्शन नंबर सी सही। बोलो ऑप्शन नंबर बी, बोलो सही बोला। क्योंकि कवक जो होता है वहीं उगता है जहां सड़ा गला पदार्थ होता है ना, और सड़ा गला पदार्थ है, जब तक सड़ा गला पदार्थ रहेगा तब तक वो जिंदा रहेगा, खत्म हो जाता है, सड़ जाता है। क्लियर है? तो क्या हो जाएगा? मृतजीवी। चलिए बैठिए, चलिए नेक्स्ट, सत्य प्रकाश उठिए। आपके सामने दोनों सवाल है, दोनों एक ही साथ रीड कर देते हैं, ठीक है? 16, आपका 16 और 17 रहेगा। क्लोरोफिल वर्णक का रंग है, क्लोरोफिल वर्णक का रंग है, तो बोलो हरा, नीला, लाल, सफेद।
हरा। ऑप्शन नंबर ये सही बोल रहा है। क्या होगा ऑप्शन नंबर ये, क्या हो जाएगा हरा। ठीक है, चलिए अब 17 देखिए, टेनिन। अब इस तरह का सवाल आपको कहीं देखने नहीं मिलेगा। और रीजन क्या होता है, इसको देना पड़ता है ताकि आपको जितना हाई लेवल का कंपटीशन एग्जाम आराम से निकल जाए। आकांक्षा सब जितना रिजल्ट जाता है वैसे नहीं जाता है ना। टेनिन मुख्यतः कहाँ जमा होता है, आपको पता है जो टेनिन है, टेनिन एक इंग्लिश लैंग्वेज इंग्लिश वर्ड है, हिंदी में इसको दूसरा कुछ बोला जाता है, वो आप समझिए एनसीईआरटी में दिया। टेनिन मुख्यतः कहाँ जमा होता है, तो बोलो वृक्ष के छाल में, है ना, पुराने जाइलम में, पुराने फ्लोएम में, जड़ों में। कहाँ जब टेनिन जमा होता है पौधे जो अपशिष्ट पदार्थ के तौर पर निकलता है, कहाँ जमा होता है, पुराने फ्लोएम में। ऑप्शन नंबर तुम्हारा, ऑप्शन नंबर एक मिनट, ऑप्शन नंबर सी तुम्हारे कहने का मतलब यही है। बोलिए क्या होगा बच्चों, कौन बताना चाहोगे, कहाँ पे होगा, वृक्ष के छाल में। चलिए बैठिए, प्रिपरेशन दिख रहा है आपका, है ना। पाइरुवेट के बारे में अच्छे से डायग्राम के साथ बता दिया गया था, तो पाइरुवेट में दिक्कत होना नहीं चाहिए। पाइरुवेट के विखंडन से कार्बन डाइऑक्साइड, जल तथा ऊर्जा देता या क्रिया होती है। पता है ना क्या क्या देता है जब पाइरुवेट में होता है, तो बोलो कार्बन डाइऑक्साइड, जल और साथ में क्या ऊर्जा। तो या बोलो का या प्रक्रिया होता है या क्रिया होती है, तो बोलो कोशिका द्रव में, माइटोकॉन्ड्रिया में, हरित लवक में, केंद्रक में। बोलो माइटोकॉन्ड्रिया, ताकि माइटोकॉन्ड्रिया बोलो जब ऑक्सीजन लेगा, माइटोकॉन्ड्रिया जब प्रोसेस होता है तो कार्बन डाइऑक्साइड बनाता है, ऊर्जा मुक्त होता है कार्बन डाइऑक्साइड, जल और क्या ऊर्जा। तो बोलो कहाँ माइटोकॉन्ड्रिया। और ये बोलो, और एक चीज और जानता है, 3 तरह का चीज होता है, बोलो जो होता है ऑक्सीजन, एक होता है ऑक्सीजन का अभाव, और एक क्या होता है ऑक्सीजन का अभाव, मतलब वही कमी हो गया। अरे क्या होता है ऑक्सीजन की अनुपस्थिति, ऑक्सीजन की उपस्थिति, अनुपस्थिति और कमी, है ना। तो बोले माइटोकॉन्ड्रिया कहाँ पे प्रोसेस करता है, बोलो ऑक्सीजन की उपस्थिति में क्या अनुपस्थिति में। एक और क्वेश्चन यहाँ बन जाएगा, उपस्थिति में क्या अनुपस्थिति में, कि बोलो कमी में। माइटोकॉन्ड्रिया हम लोग जो शरीर से ऊर्जा तो हम लोग माइटोकॉन्ड्रिया से ही ले रहे हैं, तो बोलो उपस्थिति में क्या अनुपस्थिति में, उपस्थिति में। इतना समझ में आ रहा है, ये सारा सवाल एक दूसरे से लिंक है, ऐसे समझते चलिए। बैठिए, नहीं पूछेंगे आपसे एक और ना। चलिए ध्यान दीजिए, क्वेश्चन नंबर 19, खुला परिसंचरण तंत्र। जो परिसंचरण तंत्र होता है खुला होता है, किसमें पाया जाता है, तो बोला अगर हम लोग अपना देखें तो खुला परिसंचरण तंत्र है क्या, यहाँ तो बोला मनुष्य में, कॉकरोच में, घोड़ा में, ऊंट में। कॉकरोच ऑप्शन नंबर बी, हाँ ऑप्शन नंबर बी ना। बोलो बच्चों सही बोल रहा है, क्योंकि मनुष्य में पूरा बोलो परिसंचरण तंत्र बंद होता है, घोड़ा में पूरा शरीर में ही रहता है, अंदर ही रहता है, ऊँट में भी। लेकिन बोलो कॉकरोच ऐसा होता है, उसका जितना भी उधर उधर बहने का काम होता है, जो भी है ब्लड उलड सब कैसा होता है, खुला, है ना। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट सवाल, आपका नाम रावण है ना सर। चलिए, ज्ञानी वैसे भी रावण बहुत ज्ञानी था ना, इसीलिए। लेकिन अहंकारी भी था, आपके अंदर अहंकार नहीं ना कि पहला सवाल बता दिया आप बताते हो, अब रुको, है ना। सुनिए, मनुष्य के वृक्क की, मनुष्य के क्या वृक्क की रचनात्मक और क्रियात्मक इकाई है। ये बेसिक सवाल है, ऑब्जेक्टिव में भी पूछा जाता है ना। या रचनात्मक ना बोल के क्या बोला जाता है, संरचनात्मक भी बोला जाता है, संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई, है ना। कौन है बोलो, वृक्क नलिका, न्यूरॉन, एक्सॉन या नेफ्रिडिया। क्या हो जाएगा, बेसिक सा सवाल है ना। कि हम लोग का जो वृक्काणु का एक छोटा सा इकाई होता है उसे हम लोग क्या बोलते हैं, चलिए बोलिए सर, वृक्क नलिका, है ना। वाह, ऑप्शन नंबर ये, बोलिए बच्चों सही बोल रहा है, हाँ सही बोल रहा है, सही बोल रहा है, चलो चलो यहाँ समझो समझो। न्यूरॉन जो तुम लोग सोच रहे, न्यूरॉन और नेफ्रॉन एक जैसे सोच रहे हैं। सुनो 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 बच्चा इसीलिए थोड़ा ट्विस्ट होता है, बच्चा यहाँ घूम जाता है। और शायद जो पढ़ रहा होगा ना ऑनलाइन भी अभी देख रहा होगा, वही सोचेगा क्या न्यूरॉन सब अभी बोल रहा हूँ, थोड़ा पढ़ने नहीं आता है, रुको बताते। ये बेचारा सही बोला, जो बोला है कि गलत है बताते। तुम लोग जो सोच रहे हैं कि सबसे छोटा इकाई तो नेफ्रॉन होता है, न्यूरॉन और नेफ्रॉन लग रहा है कि जैसे साउंड करा, नहीं, न्यूरॉन होता है जो मस्तिष्क वाला छोटा छोटा इकाई होता है, जो दिमाग वाला। तो बोलो जो हम लोग का दिमाग का जो सबसे छोटा इकाई होता है उसको क्या बोलते हैं, न्यूरॉन। और जो हम लोग का वृक्क का सबसे छोटा इकाई होता है इसे क्या बोलते हैं, नेफ्रॉन। नेफ्रॉन। लेकिन बोलो यहाँ कहीं मिल रहा है क्या, नहीं, तो बोलो वृक्क नलिका ही हो जाएगा। और कुछ होगा क्या, समझ आ रहा है ना। सवाल ये भी देखना है, लेकिन बहुत सारा अभी तुरंत जज करने लगेगा, कमेंट में भी तुरंत डालेगा, बस पढ़े ना हो, ये हमें नहीं करेगा, है ना। तो जो है वही ना बताना पड़ेगा, क्या है, वृक्क नलिका।
सही बोला? चलिए ऑप्शन नंबर ए। चलिए बैठ जाइए। चलिए लक्ष्मण, हमारे यहाँ राम भी है, लक्ष्मण भी है, रावण है, खाली सीता का कमी है ना। चलिए लक्ष्मण, आप क्रोधित नहीं है? पक्का? चलिए ध्यान दीजिए। पादप में फ्लोएम उत्तरदायी है, जैसी तरह जाइलम उत्तरदायी था, किस चीज के लिए था पता? तो इसी तरह क्या फ्लोएम उत्तरदायी है, तो क्या हो जाएगा? जल संवहन में, भोजन संवहन में, एमिनो अम्ल संवहन में, ऑक्सीजन का वहन में। तो बोलिए क्या हो जाएगा? फ्लोएम। फ्लोएम किसके लिए उत्तरदायी है? जल्दी लेट नहीं कीजिए। भोजन संवहन, ऑप्शन नंबर बी। सही बोल रहा है? काहे कि बोलो फ्लोएम का मेन काम होता है भोजन को यहाँ से वहां पहुंचाना, है ना। चलिए नेक्स्ट सवाल। अभी से जब हम चोट, हमको जब भी कहीं गिर जाता, चोट लगता है, थक्का जम जाता है, तो रक्त का क्या बनना? थक्का बनाने में सहायक कौन होता है? तो बोलो। पहला ऑप्शन है लाल रक्त कोशिका, दूसरा ऑप्शन है क्या? श्वेत रक्त कोशिका, तीसरा क्या है? रक्त विषाणु, और इनमें से कोई नहीं। क्या हो जाएगा? रक्त विषाणु। सुनिए तो पहले ऑप्शन नंबर बी, क्या ऑप्शन नंबर सी? रक्त विषाणु। बोलो बच्चों, सही बोल रहा है? क्या होगा? कहाँ देखे आप? सुनिए, नहीं, आप अपना भी आप कॉन्सेप्ट पढ़े ना, आपको पता है। समझिए, लाल रक्त कोशिका का काम होता है मेन ब्लड में हीमोग्लोबिन बनाए रखना, लाल इसीलिए होता है। श्वेत रक्त कोशिका का, श्वेत रक्त मतलब समझता है, जो श्वेत रक्त होता है आता है पहले पानी पानी जैसा, वो ब्लड के साथ मिलकर क्या जमा देता है? थक्का। क्लियर है? और तुम लोग दूसरा अगर प्लेटलेस रहता तो समझ में आता, प्लेटलेस है क्या? नहीं। चलिए अगला सवाल। चलिए खड़ा होइए। कुटपाद किस, बोलो क्या है? कुटपाद। कुटपाद मतलब समझता है पैर का भी काम करता है और चलने का भी काम करता है। कुटपाद किस में पाया जाता है? बोलिए। पैरामीशियम, यूग्लिना में, अमीबा में, इनमें से कोई नहीं। अमीबा में, क्या कि वो कुटपाद बनाता है। ऑप्शन नंबर आपका सी कहना है ना। क्यों? अमीबा अपना कुटपाद ऐसे बनाता है, उसका संरचना निश्चित होता नहीं है। चलिए बैठिए, एक ही सवाल पूछेंगे। चलिए, मानव में डायलिसिस थैली है। डायलिसिस करने का मतलब आप समझते हैं, है ना। मानव में कौन सा थैली? डायलिसिस थैली। डायलिसिस थैली में पहला ऑप्शन है क्या? नेफ्रॉन, दूसरा क्या है? न्यूरॉन, सी नंबर क्या है? माइटोकॉन्ड्रिया, और डी क्या है? इनमें से कोई नहीं। तो बोलिए। डायलिसिस थैली है ना। यही लड़का है जो जब घर में अगर सब चीज का सुविधा मिलेगा, मोबाइल मिलेगा, तो ग्रुप बनाएगा और क्या फ्री फायर टाइप का खेलेगा, वही सब है ना। वो दिख जाता है, लॉन्ग टर्म के बाद इम्पैक्ट दिख जाता है ना। डायलिसिस अभी उसको भी पढ़ चुका है कि डायलिसिस का मतलब क्या होता है। जब हम लोग का क्या मेन काम क्या जाता है पता है ना, कि डायलिसिस हम लोग का मेन का काम, ब्लड में जो तरह तरह का नाइट्रोजन होता है, तरह तरह का कचरा होता है, उसको निकालना, है ना। तो डायलिसिस थैली कौन है? नेफ्रॉन है कि न्यूरॉन कि माइटोकॉन्ड्रिया? माइटोकॉन्ड्रिया तो कोशिका का भाग है जो ऊर्जा बनाने का काम करता है, इसीलिए हम लोग उसको क्या बोलते हैं? कोशिका का कौन सा घर? बिजली घर। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? नेफ्रॉन, है ना। बोले समय सबसे बड़ा बलवान चीज है कि समय बता देगा कितना ईमानदारी से मेहनत किए थे या नहीं किए थे। नहीं किए होंगे तो भी दिख जाएगा, और वो दिख रहा है ना, साफ साफ दिख रहा है। चलिए नेक्स्ट सवाल। भोजन का पाचन, भोजन का पाचन किस प्रकार की अभिक्रिया? तुम लोग ये प्रोसेस बहुत बार पूछा गया, प्रीवियस ईयर में भी पूछा गया कि भाजन, जो भोजन का जो पाचन है, तो हम लोग भोजन जब खाते हैं तो पाचन होता है, तो कैसा प्रक्रिया? तो बोलो उपचयन कि संयोजन कि अपचयन के विस्थापन? बताइए। अगर आप पढ़े होते तो इतना देर लेट भी नहीं लगाते, क्वेश्चन प्रोसेस करके तुरंत बता देते। उपचयन, सही बोल रहे हैं? क्योंकि हम ऑक्सीजन का उसमें लेते हैं तो वृद्धि होता है ना, इसीलिए उसको क्या बोलते हैं? उपचयन। ऑक्सीजन जिसमें बढ़े उसे क्या बोले? उपचयन। जिसमें घटे उसे क्या बोले? अपचयन। चलिए ध्यान दीजिए, बैठिए। चलिए टीना, मनुष्य के दांत की सबसे ऊपरी परत क्या है? मनुष्य का दांत का सबसे ऊपरी परत है, तो ऊपरी परत क्या है? तो बोलो डेंटाइन। अब बोले ये क्यों घुसा दिए सर, ये तो सिलेबस में नहीं है। सिलेबस में नहीं है, लेकिन आप जैसे बड़ा वाला एग्जाम दे, पैरामेडिकल का जितना बच्चा यहाँ एग्जाम देता, प्रॉब्लम क्या हो जाता है, वहाँ क्वेश्चन जीके के तौर पर पूछ देता था, इसी से रिलेटेड होता था। चलिए, मनुष्य के दांत की सबसे ऊपरी परत क्या था? बोलो डेंटाइन, इनामेल या मज्जा गुहा या अस्थि? तो क्या हो जाएगा? डेंटाइन, डेंटाइन, डेंटाइन हो जाएगा। इनामेल, ऑप्शन नंबर बी। हाँ बच्चों, क्या हो जाएगा? इनामेल, ऑप्शन नंबर क्या? बी। चलिए
27 का देखिए, नहीं पढ़ने का कारण यही होता है, आप रिवीजन नहीं किया जाएगा, नहीं देख जाएगा। चलिए, ग्लूकोज कितने कार्बन से, कितना देखो ग्लूकोज में कितने कार्बन, जो कार्बन होता है ना, कार्बन से कितना अणु होता है, तो यहाँ सिंपल देखो ग्लूकोज कितने कार्बन से बना अणु है, तो ग्लूकोज के अंदर देखोगे तो फॉर्मूला जानते हैं, तो उसमें कितना कार्बन होता है, तो यहाँ 3 6 5 4 क्या हो जाएगा 6। ऑप्शन नंबर कौन सा, डी बोला 6, सही बोल रहा है, सही इसीलिए है क्या आप फॉर्मूला ग्लूकोज का पढ़ते हैं C6H12O6, तो बोलो सी के गो है 6, इसीलिए क्या हो जाएगा 6। चलिए बैठिए। पूनम, डायलिसिस मशीन किस तरह कार्य करता है। डायलिसिस जो मशीन है, एक मशीन होता है जिसमें ब्लड को क्या किया जाता है, साफ किया जाता है, प्रोसेस किया जाता है ना, तो बोलो डायलिसिस मशीन किस तरह का कार्य करता है। पहला कृत्रिम अकृत का, बोलो हम लोग का अकृत होता है, तो कृत्रिम अकृत का काम करता है, कृत्रिम वृषण का काम करता है, वृषण शरीर का अलग अलग अंग है, बोलो कृत्रिम वृक्क का काम करता है, कृत्रिम ग्रंथि का काम करता है। सी नंबर क्या है, कृत्रिम वृक्क का, सही बोल रहा है, कृत्रिम वृक्क का, क्योंकि हम लोग को अगर शरीर में वृक्क किडनी खराब हो जाए तो हम लोग को ब्लड साफ करवाने के लिए एक डायलिसिस मशीन में अपना ब्लड को क्या करना पड़ेगा, वहां वो निकालेगा, प्रोसेस करेगा, यूरिया सारा साइड करेगा और फिर ब्लड को क्या शरीर के अंदर डाल देगा, तो उस तरह के मशीन को क्या बोलते हैं, डायलिसिस मशीन। चलिए मनुष्य, चलिए मुन्नी, मनुष्य के आहार नाल की लंबाई कितना होता है। आहार नाल समझते हैं, आपके भाषा में क्या बोला जाता है नहीं, अच्छा चलिए बाद में बोले। मनुष्य में आहार नाल की लंबाई कितनी होती है ना, तो देखिए ऑप्शन है आपका पहला 8 से कितना 10 मीटर, 8 से 10 सेंटीमीटर, 2 से 4 मीटर, यहाँ डेस का मतलब से है, 1 से लेके कितना मीटर 2 मीटर, तो बोलिए ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, ये 8 से 10 मीटर सही है, 8 से लेके कितना मीटर 10 मीटर। चलिए बैठ जाइए, टाइम भी देखना पड़ता है। पौधों में श्वसन, जो पौधों में जो श्वसन किस भाग में होता है, पहला है जड़ में, तना में, पत्तियों में, प्रत्येक भाग में, प्रत्येक भाग में, सही बोला, जड़ में भी होता है, तना में भी होता है, पत्तियों में भी होता है, प्रत्येक भाग में भी होता है, पक्का हर एक भाग में, तो आपके कहने का मतलब क्या, ऑप्शन नंबर कौन सा, डी सही है, प्रत्येक सच है। अगर इस तरह ऑप्शन इस तरह भी रहेगा, इनमें से सभी, तो क्या हो जाएगा, इनमें से, लेकिन सबको लॉजिक क्या मारोगे बताओ, हाँ पतियों में है ना भाई, पति में रंध्र होता है, हमको पता है, लेन देन होता है, लेकिन हर एक भाग में होता है, हर एक भाग में। चलो अगला सवाल, बैठ जाइए, चलिए उठिए। अंजलि, डेंगू उत्पन्न करने वाला मच्छर, डेंगू उत्पन्न करने वाला किस तरह के जल में रहता है, तो बोलो पहला साफ जल में है ना, साफ जल में है ना, गंदा जल, खारा जल, या मृदु मतलब सॉफ्ट होता है, मृदु का मतलब सही था ना सॉफ्ट, कौन सा जल, साफ जल में, बोलो डेंगू उत्पन्न करने वाला मच्छर साफ जल में रहता है, और गंदा जल में कौन सा मच्छर रहता है, तो चलिए बैठिए, खड़ा होइए, कोई दिक्कत नहीं, पानी आया बाहर में रहिएगा। चलिए अगला सवाल, प्रोटोजोआ जानते हैं, प्रोटोजोआ अवशिष्ट पदार्थ का निष्कासन, प्रोटोजोआ जो है कौन सा पदार्थ का निष्कासन, अवशिष्ट पदार्थों का निष्कासन कैसे करता है, और प्रोटोजोआ पता नहीं कि बीमारी का वाहक है, कैसा बीमारी करता है, मलेरिया है ना, तो वही प्रोटोजोआ अवशिष्ट पदार्थों का निष्कासन कैसे करता है, कैसे करता है, विसरण द्वारा, प्रसरण द्वारा, अवशोषण द्वारा, निष्कासन द्वारा, कैसे करता है, विसरण, ऑप्शन नंबर ये सही बोल रहा है। जो प्रोटोजोआ होता है अपना जो उत्सर्जन करता है कैसे, विसरण, कैसे द्वारा, विसरण द्वारा। चलिए मनुष्य में, पूनम है ना, मनुष्य में मुख्य श्वसन अंग कौन है, मनुष्य में मुख्य श्वसन अंग कौन है, तो बोलो पहला है ट्रेकिया, दूसरा क्या है नाक, तीसरा क्या है फेफड़ा, और डी क्या है क्लोम, क्या हो जाएगा नाक, ऑप्शन नंबर बी सही है, क्या हो जाएगा फेफड़ा, इसीलिए जानबूझ के आसान वाला दिया जाता, नाक पहले मारो गलत करो है ना, लग रहा नाक है, लेकिन मेन अंग का बात बोला, क्लियर है। चलिए बैठिए।